नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SSA ऑनलाइन स्टडी पे। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज इस क्लास में ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है। सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कितना प्रतिशत? तो 43% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, और यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सभी मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। दूसरे नंबर पर कौन सी मिट्टी है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दूसरे नंबर पर है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी 43%। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसके दो प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी नहीं, बांगर मिट्टी पुरानी मिट्टी को कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी को हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं दोस्तों? तो इसे कछारी मिट्टी कहते हैं या तो काप मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था नरसिंह देव जी ने। ये उड़ीसा के राजा थे। नरसिंह देव उड़ीसा के राजा थे, गंग वंश के थे, और ये गंग वंश से संबंधित थे। इन्होंने 13वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में कोणार्क का मंदिर का निर्माण कराया था। और कोणार्क का मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है आपका कौन से जिला में? तो पुरी जिला में है। उड़ीसा के पुरी जिला में यह स्थित है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने पर नियुक्त करने की मनाही है? तो दोस्तों, 14 वर्ष तक से नीचे की आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर मनाही है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है वह कारखानों में काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई भी काम अगर करेगा तो शासन करवाएगा तो शासन उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए? तो सती प्रथा के विरुद्ध कदम, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो अकबर जी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर की बात करें तो उन्होंने सती प्रथा के अलावा बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा कि सती प्रथा के अलावा इन्होंने बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी, यानी कि जो विधवा होते थे वह पुनः विवाह कर सकते थे। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया और सती प्रथा को पर भी प्रतिबंध लगाया। तो इतने सारे काम आपके अकबर ने किए हैं। ठीक है, अगर अकबर की बात करें तो आइए इनके शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। इनका जो शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर जो है अनपढ़ शासक था, लेकिन इसका प्रशासन जो था वो सबसे योग्य था। सभी मुगल सम्राटों में सबसे योग्य था
लेकिन ये अनपढ़ था, फिर भी इसका प्रशासन जो है सबसे योग्य था, तो इसको आप याद रखिएगा। और इसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इनके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। अगर ये तो हो गया आपकी मध्यकालीन इतिहास के। मध्यकालीन इतिहास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए अकबर जी ने। लेकिन आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास में किसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि गवर्नर जनरल थे जब अंग्रेजों का शासन था काल था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कौन से ईस्वी में लगाया था, तो 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और किनके प्रयासों से, तो इन्होंने, ये अकेले का काम नहीं था, सती प्रथा पर प्रतिबंध इन्होंने अकेले नहीं लगाया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इन्होंने लगाया था, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे, तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित किए गए थे 1930 में। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। कहाँ हुआ था, तो हेमिल्टन में हुआ था। हेमिल्टन जो कि उत्तरी अमेरिका के देश कनाडा में स्थित है। हेमिल्टन, वहां आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेल पहली बार। और राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था, तो 1934 में पहली बार भारत ने भाग लिया था, जो कि लंदन में आयोजित किया गया था। तो लंदन में जब आयोजित किया गया था 1934 में, तब भारत ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान जो करंट अफेयर, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाना है। तो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल होगा यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में यह आयोजित किया जाएगा। कहाँ होगा, तो यह बर्मिंघम में है ना। यूनाइटेड किंगडम में बर्मिंघम में इसका आयोजन किया जाना है 2022 का। अब बात कर लेते हैं, अब जब हम 2022 की बात कर चुके हैं तो हम 2018 की भी कर लेते हैं। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट कहाँ है दोस्तों, तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है गोल्ड कोस्ट। और 2018 का राष्ट्रमंडल खेल यहीं आयोजित किया गया था। तो 2018 का जब राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तो पहले स्थान पर कौन थे, तो पहले स्थान पर थे दोस्तों, यहाँ ऊपर में हम लिखते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं, वो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर था। दूसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे स्थान पर था इंग्लैंड। और भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान था तीसरा, है ना। भारत तीसरे स्थान पर था राष्ट्रमंडल खेल 2018 में। इन्होंने कुल 66 पदक जीते। याद रखिएगा दोस्तों, कुल 66 पदक जीते, जिसमें से 26 स्वर्ण थे, 26 स्वर्ण पदक थे, 20 रजत पदक थे और 20 कांस्य पदक थे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन है जोजिला, नाथुला, सिपकिला या लिपुलेक। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो दर्रा स्थित है वो है आपका जोजिला। जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, जो नाथुला है, नाथुला दर्रा, ये है आपका सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में है यह दर्रा। और यह दर्रा भारत और चीन के बीच रेशम व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लेकिन यह 1962 का जब युद्ध हुआ तो यह दर्रा बंद हो गया, नाथुला दर्रा। लेकिन 2006 में यह पुनः खोल दिया गया, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेक दर्रा कहाँ है, तो यह आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में यह स्थित है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें
आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप तो जानते ही होंगे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना निकलती कहाँ से है? तो यमुना निकलती है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। और यह गंगा में गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? तो प्रयाग के पास मिलती है, ठीक है, प्रयाग में यह गंगा नदी से मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे मिलती है? तो यह प्रयाग में मिलती है गंगा नदी से, ठीक है। अब बात करते हैं गंगा नदी की भी बात कर लेते हैं। चलिए, तो गंगा नदी जो है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना। अगर सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है गंगा नदी की? सबसे ज़्यादा लंबाई, सबसे ज़्यादा लेंथ किस राज्य में है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी में है आपका सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा की। जबकि सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो वो है आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड में सबसे कम लंबाई है गंगा नदी की, जबकि सबसे ज़्यादा लंबाई है यूपी में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण कैसे होता है? तो है भागीरथी और अलकनंदा, ये 2 धाराएं हैं, इसके मिलने से इसका निर्माण होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो दोस्तों लोधी वंश के जो शासक थे सिकंदर लोधी ने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। इन्होंने आगरा शहर बसाया, इन्होंने ही आगरा शहर भी बसाया और उसको राजधानी भी बनाई, है ना। आगरा शहर भी बसाया और उसको राजधानी भी बनाई। कौन से सन में आगरा शहर बसाया? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर बनाया, जबकि राजधानी बनाई 1506 ईस्वी में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि सिकंदर लोधी ने एक पैमाना चलाया, भूमि को मापने के लिए एक पैमाना चलाया, जिसे क्या कहा जाता है? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदर पैमाना चलाया भूमि को मापने के लिए, जो कि 30 इंच का होता था, जो कि 30 इंच का होता था। और बात करते हैं लोधी वंश की। तो लोधी वंश में 3 शासक हुए, कुल 3 शासक हुए। कौन कौन से? ऑप्शन में सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी, ये 3 शासक लोधी वंश में हुए। तो उसका क्रम जान लेते हैं। तो क्रम आप इसको ट्रिक के सहायता से जान लीजिए। BSE आप याद रखिएगा, ट्रिक BSE, ठीक है। ट्रिक आप याद रखिएगा BSE, यानी कि बहलोल लोधी B से, और S से सिकंदर लोधी, और E से इब्राहिम लोधी, है ना, इब्राहिम लोधी। तो बहलोल लोधी जो थे वे लोधी वंश के संस्थापक थे, जो कि प्रथम शासक थे लोधी वंश के, और ये ही आपके संस्थापक थे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्णय करते हैं। बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 110 के, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है धन विधेयक। और धन विधेयक के बारे में जान लेते हैं कि यह किस प्रकार से पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति के सिफारिश पर राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, ठीक है। याद रखिएगा कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया
प्रवक्ता और राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है, और जब यह लोकसभा में पारित हो जाता है उसके बाद राज्यसभा भेजा जाता है। ठीक है, पारित होने के पश्चात राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिनों के अंदर सिफारिश सहित लौटाना होता है। अगर यह 14 दिनों के अंदर इसको नहीं लौटाएगा, इस विधेयक को सिफारिश सहित, तो वह ऑलरेडी मतलब अपने आप ही स्वीकृत माना जाएगा दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा अगर नहीं भी लौटाती है फिर भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे धन विधेयक के बारे में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है ना, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से यह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली अपनी तैयारी रखिए, आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में, याद रखिएगा। यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है वित्त आयोग? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है वित्त आयोग। अगर बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी प्रथम अध्यक्ष है, जबकि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और कौन से क्रम के हैं? तो ये 15वें नंबर के है ना, 15वें क्रम के ये अध्यक्ष हैं। और जान लेते हैं 14वें क्रम के कौन थे? तो वे थे आपके वाई.वी. रेड्डी, है ना, वाई.वी. रेड्डी 14वें क्रम के आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि वर्तमान में है एन.के. सिंह। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग जो है वह एक संवैधानिक निकाय है, संविधान के द्वारा इसका गठन किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि जो भी कर प्राप्त होता है उस कर को केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा करना वित्त आयोग का कार्य होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वित्त आयोग के बारे में पूरी नॉलेज आपको पता चल गई होगी, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो इक्ता प्रणाली को प्रारंभ करने वाले शासक थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया और इक्तेदार की नियुक्ति की, इक्तेदार की नियुक्ति की, और इक्ता प्रणाली के प्रारंभ करने वाले शासक थे इल्तुतमिश। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो इन्होंने एक संगठन का भी निर्माण किया, जिसे कौन सा संगठन कहा जाता है? तुर्कान ए चिहालगामी, है ना, तुर्कान ए चिहालगामी नामक संगठन का निर्माण किया, जो कि 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था। क्या था ये? 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। इसका कार्य क्या था? इस संगठन का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो ये तुर्क अमीरों के दमन करने के लिए इस संगठन का निर्माण कराया गया था, है ना, निर्माण किया था तुर्क अमीरों का दमन करने के लिए। तो याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इक्ता प्रणाली को प्रारंभ करने वाले और तुर्कान ए चिहलगामी नामक संगठन का निर्माण करने वाले शासक थे इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत के शासक थे। और ये कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये शमशी वंश। तो ये कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये शमशी वंश से संबंधित थे। यह किस वंश के अंतर्गत आता है? तो ये गुलाम वंश के अंतर्गत आता है दोस्तों।
ठीक है, याद रखिएगा कि गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश आते हैं, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। तो उनमें से एक वंश है शमसी वंश, और शमसी वंश के ही संस्थापक थे आपके, मतलब पहले शासक थे इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये शमसी वंश से संबंधित थे, आप याद रखिएगा। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यूरोप का भारत कहा जाता है दोस्तों इटली को। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत, आप जानते हैं कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे कि ये भारत है, ये दक्षिणी हिस्सा है, तो इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी है, आपका तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उसी प्रकार से जो इटली है वो भी आपकी तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, बिल्कुल भारत की ही तरह। और जिस प्रकार से भारत में के उत्तर में आपका हिमालय है ना, भारत के उत्तर में हिमालय है, उसी प्रकार से इटली के उत्तर में भी आपका एक पर्वत है, आल्प्स पर्वत। जिस प्रकार से भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार से इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत। तो भारत में जो भौगोलिक जलवायु विद्यमान है, तो उसी प्रकार से इटली में भी जलवायु विद्यमान है, क्योंकि इन दोनों का कंडीशन एक ही प्रकार का है, तो इनकी जो दशाएं हैं एक प्रकार की है। तो इसी कारण से इटली को हम यूरोप का भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ये सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। ये सिख संप्रदाय के संस्थापक थे, याद रखिएगा, ये सिख संप्रदाय के संस्थापक थे, है ना। और 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में, जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी काली बेन नदी के किनारे, है ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी काली बेन नदी के किनारे। ये भी आपका पूछा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति गुरु नानक देव जी को कहाँ हुई थी? तो काली बेन नदी के किनारे, है ना। तो सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु हुए। तो पहले जो गुरु थे, जो संस्थापक थे, वे थे आपके गुरु नानक देव। जबकि 10वें गुरु थे, वे थे आपके 10वें गुरु, वे थे आपके गुरु गोविंद। गुरु गोविंद 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिख संप्रदाय के, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना भी की थी, है ना। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? अगर बात करें जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये तो थे आपके नरमपंथी। WBC बनर्जी, ये भी आपके थे नरमपंथी। RC दत्त नरमपंथी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक थे, वे गर्मपंथी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन 4, बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो एक तो है बाल गंगाधर तिलक, और एक है आपका विपिन चंद्र पाल, और एक है आपके लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल कहा जाता है। ठीक है, लाल बाल पाल कहा जाता है गरम दल के नेता को। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी कि विपिन चंद्र पाल। तो ये गरम दल के ये प्रमुख नेता थे तीनों। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो गरम दल और नरम दल का ये कैसे विभाजित हो गए? तो नरम दल और गरम दल का जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था सूरत में 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो वहाँ कांग्रेस का गरम दल व नरम दल में विभाजन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो उग्रवादी थे यानी कि जो गरम दल के नेता थे, वे पहले तिलक को नेता बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे पहले तिलक को, फिर वह लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। पर उदारवादी यानी कि जो नरमपंथी थे, वे रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस कारण से अध्यक्ष बनाने को लेकर इनके बीच मतभेद हुआ, और नरम दल व गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया।
तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो गया। ठीक है, पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। ठीक है, 1907 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नीति आयोग कैसी निकाय है? तो दोस्तों नीति आयोग जो है ये परामर्शदात्री यानी कि एक सलाहकारी निकाय है। परामर्शदात्री बोल सकते हैं या सलाहकारी, सलाह देने का काम करता है। यह संवैधानिक नहीं है, यह सलाहकारी निकाय है। ठीक है, जो इनके अध्यक्ष होते हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं आपके पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। जो वर्तमान पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसका नाम पहले योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों दोनों सदनों यानी कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जब साधारण विधेयक में मतभेद हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि वह संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है, वह उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। तो आप इस चीज को याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। डेट सहित याद रखिएगा, तारीख सहित 9 दिसंबर 1946 एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अस्थाई अध्यक्ष थे, जो इसके अध्यक्ष थे वे अस्थायी रूप से थे। ठीक है, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए वे थे आपके राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो संविधान सभा की दोनों बैठकों के बारे में आपको याद रहना चाहिए। और संविधान सभा कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इसके निर्माण में कितना दिन लगा? तो इसके निर्माण में लग गए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसके निर्माण में लग गए संविधान के। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा। तो दोस्तों दक्षिण की गंगा हम कहते हैं कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है ना, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और यह 2 राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो कर्नाटक से होते हुए यह जाता है तमिलनाडु, फिर यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देता है। ठीक है, तो कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा नदी में वर्ष भर पानी रहता है। उसी प्रकार से कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है। जल की मात्रा जो है वर्ष भर रहती है। ठीक है, जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है, इसी कारण से इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं।
और इसी कारण से इसको दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। जो कावेरी नदी की घाटी है, इसी कारण से इसे कावेरी नदी की घाटी को हम दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। और अगर बात करें दक्षिण की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो दक्षिण की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह है, तो दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कौन से तिथि को हुआ था, है ना। इसका गठन हुआ था दोस्तों 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं। नीति आयोग के भी अध्यक्ष पीएम होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी पीएम होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, तो ये किस नदी पर बनाई गई है, तो दोस्तों यह सतलज नदी पर बनाई गई है। सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया है। क्यों किया गया है, तो यह पानी को रोकने के लिए, क्योंकि ये पंजाब में सतलज का पानी रोकना चाहते थे, इसी कारण से सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना बनाया गया है ना। और बात करें यह परियोजना किन किन राज्यों की है, तो यह पंजाब की है परियोजना। यह 3 राज्यों की परियोजना है, पंजाब की प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान, यह 3 राज्यों की परियोजना है। लेकिन इस परियोजना का लाभ इन राज्यों के आसपास स्थित राज्यों को भी मिल रहा है। इन तीनों राज्यों के अलावा भी अन्य राज्यों को इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, तो यह सुंदरवन डेल्टा में आपका मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन डेल्टा का विस्तार कहाँ का है, तो यह हुगली नदी में है आपका विस्तार सुंदरवन डेल्टा का। हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है, और मेघना नदी जो कि बांग्लादेश की नदी है, जो कि गंगा नदी ही है, जो कि बांग्लादेश में हम मेघना कह देते हैं, अंतिम नाम मेघना हो जाता है इसका नाम। तो मेघना नदी और हुगली नदी में ही सुंदरवन डेल्टा का विस्तार है, और इसमें ही मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः खारे जल या बोल सकते हैं लवणीय जमीन, जो लवण युक्त जमीन होते हैं उसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो बात करें कि मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक भारत में कहाँ पाया जाता है, कौन से राज्य में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन, और यहीं पर सर्वाधिक विस्तार है मैंग्रोव वनस्पति का। और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो गुजरात, इधर भी आपका लवणीय भूमि पाया जाता है। जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है उधर आपका लवणीय भूमि पाया जाता है, तो यहाँ भी मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें भारत और बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा का ज़्यादा विस्तार है, तो बांग्लादेश में मैंग्रोव वनस्पति भारत की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का विस्तार चूंकि बांग्लादेश में अधिक है और पश्चिम बंगाल में कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें याद हो गई होगी। तो आप जितनी भी सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सभी आपकी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को निम्न में से किस क्षेत्र के लिए यह प्रदान किया गया था, तो नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया है ना, साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। तो ये तंजानिया के ये साहित्यकार थे, तंजानिया के देश के यह साहित्यकार थे अब्दुल रज्जाक गुरनाह, और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया, तो वर्ष 2021 का भी रिसेंटली दिया गया है दोस्तों रजनीकांत जी को। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसा माना जाता है कि
यह फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है ना। फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये तीनों सेना यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना का प्रमुख होता है ना। इसकी जिम्मेदारी तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्री को सलाह देना है और रक्षा मंत्री का यह प्रधान सैन्य सलाहकार भी होता है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।